नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल हिंदी स्टेनो क्लास में। अभी जो डिक्टेशन अपलोड की जा रही है 90 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 10 मिनट की डिक्टेशन है, जो कि आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बहुत लाभकारी सहायक सिद्ध हो सकती है। क्योंकि एग्ज़ाम में 10 मिनट का पेपर होता है और अगर आप 80 की स्पीड की तैयारी कर रहे हैं तो आप 90 तक की लिख के जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कोई एग्ज़ाम नहीं है या आने वाले टाइम में कोई एग्ज़ाम नहीं है, बहुत दिनों बाद होगा, उसके बाद तैयारी करेंगे, जब एग्ज़ाम डेट आएगी तो फिर आप पीछे हो जाओगे। इसलिए मैं आपसे यही कह रहा हूँ, रेगुलर प्रैक्टिस रखें, रेगुलर लिखें, रेगुलर अनुवाद करें। अगर आप ये चीज़ रेगुलर करेंगे, अनुवाद डेली करेंगे, कंप्यूटर पे करेंगे, डेली डिक्टेशन लिखेंगे एक दो, तो निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम टाइम में अपने आप को बहुत रिलैक्स फील करेंगे और आपको 100% औरों के मुकाबले अच्छी सफलता प्राप्त होगी। तो मैं केवल आपको सुझाव दे सकता है, मानना नहीं मानना आपका काम है। तो मेरा यही सुझाव है कि आप डेली लिखें, अनुवाद करें, अपनी गलतियों को पहचानें। तो चलिए डिक्टेशन पे आता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। हाँ, आज डिक्टेशन पे आने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, अगर आपको मेरी डिक्टेशन सही लग रही है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी डिक्टेशन में कोई कमी लग रही है, सही नहीं लग रही, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताएं और मुझे सलाह दें कि मैं कैसे अपनी डिक्टेशन को और सही कर सकता हूँ। तो चलिए, अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, मैं डिक्टेशन पे आता हूँ। तो चलिए साथियों, डिक्टेशन के लिए तैयार हो जाइए। यस, डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, मैंने कृषि के बारे में कुछ विस्तार से बातें कही हैं, क्योंकि उसे हमारे आर्थिक विकास के अंतर्गत प्रमुख स्थान मिला हुआ है। लेकिन उद्योगों के क्षेत्र में ऋण व्यवस्था के मामले में, चाहे छोटे उद्यमियों के लिए ऋण हो या बड़े उद्योगपतियों के लिए, हमें सावधान रहना होगा और एक नए दृष्टिकोण को अपनाना होगा। जिस उद्देश्य के लिए ऋण दिया जाना हो, इसमें उसकी साख पर जोर होना चाहिए। बैंकों को अपनी नई योजनाओं का तकनीकी, आर्थिक और वित्तीय मूल्यांकन करने के लिए तैयार करना होगा। उन्हें बाजार बिक्री की भविष्य की संभावनाओं और आयोजन संबद्ध ताज़ा से ताज़ा सर्वेक्षण करना चाहिए। उन्हें प्रबंधी आधुनिक उपाय और विधियां अपनानी चाहिए। संक्षेप में, उन्हें एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में गतिशील अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों का आकलन और निर्णय करने में सक्षम होना चाहिए और उसे वांछनीय तकनीकी और वित्तीय समर्थन देना चाहिए। पैरा, मैं जानती हूँ कि इन कामों के लिए बहुत उच्च कोटि की व्यवसाय पटुता और प्रबंध कुशलता की आवश्यकता होगी। इसके लिए हमें अपनी आवश्यकता को देखकर समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी। कुछ क्षेत्रों में भय पाया जाता है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में शिष्ट व्यवहार और कार्यकुशलता का अभाव रहेगा। मैं आशा करती हूँ कि यह भय निराधार सिद्ध होगा। बैंक कर्मचारियों ने राष्ट्रीयकरण का बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया है। यह सुनिश्चित करना उनकी विशेष जिम्मेवारी है कि अच्छी सेवा का पिछला कीर्तिमान न केवल बना रहे बल्कि बेहतर बने। पैराग्राफ, मुझे प्रसन्नता है कि मुझे आपसे मिलने का यह अवसर मिला और मैं आपके सम्मुख अपने कुछ विचार रख सकी। आने वाले वर्षों में आपका योगदान बड़े महत्व का होगा, क्योंकि आप हमारे आर्थिक विकास के स्वरूप और गति को बड़ी सबलता से प्रभावित करेंगे। मुझे आशा है कि आप आयोजन की प्रक्रिया और हमारे सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पहले से भी अधिक
सचेत भाव से तथा पूरे मन से प्रतिबद्धता अनुभव करेंगे। हम सब राष्ट्रीय जीवन में बैंकों के महत्व से परिचित हैं और निसंदेह निजी क्षेत्र के बैंकों का वर्चस्व बना रहेगा और देश को उनसे मूल्यवान सेवाओं की आशा है। लेकिन यहाँ एकत्रित आप सभी विशेष जिम्मेवारी है। मैं कई अवसरों पर राष्ट्रीयकरण के बारे में बोल चुका हूँ और मैं समझती हूँ कि मैंने जो कुछ कहा है वह सही तौर पर आपके मन में बसा है और आप उसे सफल बनाएंगे। पैराग्राफ। महोदय, मैं राष्ट्रीयकरण के उस पक्ष पर इसके सिवा और कुछ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि विशेषज्ञों के रूप में आपने स्वयं ही पिछले वर्षों में देखा होगा कि हमारी मुद्रा व्यवस्था में कौन सी बातें हैं जो कमजोरी और उदासीनता को जन्म देने वाली हैं और वे क्या परिस्थितियां हैं जिनके कारण हमारी वित्तीय संस्थाएं अभी तक देश के बड़े भागों की समुचित रूप से सेवा नहीं कर पा रही हैं। अखबारों के अलावा अन्यत्र भी यह शिकायत मिलती रही है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद अब उनकी कार्यप्रणाली पर राजनीतिक प्रभाव पड़ सकता है। कुछ समय से यह देखने में आ रहा है कि हमारे बहुत से पुराने विचारों की जगह नए विचार ले रहे हैं और ऐसा परिवर्तन तभी आ सकता है जब सार्वजनिक स्वामित्व और नियंत्रण स्थापित हो। राजनीति को जीवन के अन्य अंगों से अलग कर सकना बहुत कठिन होता है, लेकिन यह बात न केवल यहाँ बल्कि इंग्लैंड जैसे देशों में स्वीकृत की जाती रही है। एक अंग्रेजी पत्र के कथन का मैंने संसद में भी उदाहरण दिया है कि जो कोई भी चाहता है कि परिस्थिति बनी रहे वह गैर राजनीतिक व्यक्ति माना जाता है। पैराग्राफ। हालांकि ऐसी मान्यता भी राजनीति का ही अंग है, जबकि जो व्यक्ति परिवर्तन चाहता है उसे राजनीतिक व्यक्ति माना जाता है। ये दोनों ही रवैये राजनीतिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक अधिक राजनीतिक होगा और दूसरा कम। बैंकों का अर्थव्यवस्था के विकास से निकट का संबंध होता है और इसीलिए वे राजनीतिक परिस्थितियों से सर्वथा अछूते नहीं रह सकते। हमारे देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति की मांग है कि बैंकिंग सुविधाओं का अधिकाधिक विस्तार पिछड़े क्षेत्रों में कृषि, लघु उद्योगों आदि के लिए हो और शायद बैंकिंग के कारोबार को बृहत्तर सामाजिक उद्देश्यों से जुड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर राजनीतिक प्रभाव का यही आशय है तो यह राजनीतिक प्रभाव निश्चय ही उपस्थित है। अगर आलोचकों का उससे यह अभिप्राय है कि अपने प्रतिदिन के कामों में बैंकों का काम देखने वालों पर ऐसी बाहरी बातों का प्रभाव पड़ सकता है जिनका सार्वजनिक हित से या आर्थिक विकास से कोई रिश्ता न हो, तो मुझे
आपको यह आश्वासन देते हुए कोई हिचक नहीं है कि जब तक इन कामों का भार मुझ पर है तब तक आपके काम में ऐसी बातों को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। पैराग्राफ। महोदय, भारत के संविधान में प्रदत्त भाषा देवनागरी है। इसी देवनागरी भाषा को राजभाषा कहते हैं। आज सरकार चाहे प्रादेशिक हो, चाहे क्षेत्रीय हो अथवा केंद्रीय हो, आम लोगों के लिए प्रचार प्रसार देवनागरी का ही किया जा रहा है। और बात भी ठीक है, जब तक किसी देश में एक बोलचाल की भाषा न हो तो वहाँ भाषा के लिए ही द्वंद्व चलता रहता है। इसी बात का आकलन करके हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय भाषा कौन सी होनी चाहिए का प्रश्न ही खत्म कर दिया और भारत की राजभाषा देवनागरी हो ऐसा स्पष्ट उल्लेख संविधान में कर दिया। स्टॉप डिक्टेशन स्टॉप। तो साथियों, आप इसे लिखें, इसका अनुवाद करें। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि अभी एग्ज़ाम नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम टाइम में आप तैयारी करेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा या आप अच्छे नंबर ले आएंगे। जो भी आप समझ सकते हैं वो। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अभी आपके पास समय है अपनी शॉर्टेन में जो आपकी गलतियाँ हैं उनको पकड़ने का, उनको सुधार करने का। इसलिए आप डेली लिखें, डेली अनुवाद करें। मेरी डिक्टेशन में कोई कमी हो कमेंट्स बॉक्स में बताएं। मेरी डिक्टेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अगली डिक्टेशन मिलते हैं। आप अपना ध्यान रखें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।